हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसे संबंधित कुछ तथ्य। उन सभी तथ्यों को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे जिससे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। इससे पहले संविधान के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अब तक पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें उन्हें। यदि आप पिछले वीडियो को देख लेते हैं तब आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उसमें हमने विस्तृत रूप से यह समझा है कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया, जो कि बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। हालांकि उसमें संशोधन हुए, लेकिन उसके बाद जो है उसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसमें हम देखेंगे उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल क्या है, इसका काम क्या होता है, इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, इन सभी बातों को हम समझेंगे जिससे आप जो है परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका किसी संविधान का आईना होती है। प्रस्तावना या उद्देशिका जो होती है वो किसी संविधान का आईना होती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संविधान में जो कुछ भी वर्णन किया गया होता है उसका कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो प्रतिदर्श हमें, यानी आईना ही हमें जो है उस प्रियम्बल या प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में दिखाई देता है। अगर संविधान में कहीं न्याय की बात की गई है तब वह न्याय संविधान की उद्देशिका में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर बात की गई है कहीं समता की तो समता का भी वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। बात की जाए स्वतंत्रता की तो उसका भी उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना जो है अगर हम सही तरीके से समझ लेते हैं तब हमें संविधान को समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट। 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया इस प्रस्तावना को, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। मीन्स 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव जिसका विस्तृत अध्ययन हमने पिछले वीडियोज में किया है उसी का उल्लेख इसमें किया गया है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष इसे पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और इसे 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। ठीक, ये रहे कुछ तथ्यात्मक बातें और जो आपको पता होना चाहिए। वन डे एग्जाम के लिए तो आप निश्चिंत रहें, प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू पूरी ईमानदारी से, सच्ची लगन और मेहनत के साथ जुट जाते हैं और आप वीडियोस को देख रहे हैं और उसके बाद पढ़ रहे हैं, तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अलावा आपको और कहीं किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टडी फॉर वन डे एग्जाम चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए समझते हैं प्रस्तावना के बारे में कि हमारी प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में किन किन शब्दों का उल्लेख किया गया है और उससे हमें क्या समझने को मिलता है। संविधान की सबसे पहले लाइन में सबसे पहला शब्द दिया हुआ है हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मीन्स 3 प्रकार के न्याय। अगर बात की जाए जस्टिस की तो कितने प्रकार के जस्टिस? 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मीन्स सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी, यानी 5 प्रकार की हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार।
मीन्स आपको ये याद रखना है कि न्याय 3 प्रकार के और उपासना यानी कि जो स्वतंत्रता है ये 5 प्रकार की, ये आपको याद होना चाहिए। अगर इसके पहले ही लाइन में हम देखना चाहें, हम कहने का मतलब ये है कि भारत के लोग, यानी कि जो हम भारत के लोग हैं, यही जो है भारत के नीति निर्धारक, सब कुछ जो है यही भारत के लोग ही हैं। मतलब जो सर्वोच्चता दी गई है वो भारत के लोगों को दी गई है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को, जैसे ब्रिटेन में राजा को, वहाँ के, यानी कि जो वहाँ का सर्व प्रमुख या फिर जो है कहा जाए जितनी शक्तियाँ होती हैं वो सभी शक्तियाँ ब्रिटेन में राजा के पास होती हैं। ठीक उसका उल्टा यहाँ पर, यानी कि भारत में, यानी हम भारत के लोग ही जो है इसकी यानी कि सबसे बड़ी शक्ति हैं, सबसे बड़ी ताकत हैं। ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है। प्रभुत्व संपन्न मतलब कि हम सभी निर्णय स्वयं करते हैं। समाजवादी मीन्स समाजवादी विचारधारा, आप समझ ही रहे हैं कि सभी का जो है समावेशी विकास हो। पंथ निरपेक्ष मीन्स भारत का कोई अपना पंथ नहीं है। लोकतंत्रात्मक यानी कि सभी फैसले यहाँ लोकतंत्र के द्वारा लिए जाते हैं, मीन्स जिससे जो है सभी जनों की भागीदारी होती है गणराज्य बनाने के लिए। ठीक, तो ये हम समझ सकते हैं। इसके आगे दिया हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता यानी समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रश्न आमतौर पर इन्हीं सभी प्रश्न शब्दों को घुमा फिरा कर पूछा जाता रहता है। कभी फेर बदल करके पूछ लेंगे कि कौन कौन सी न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात कौन सी की गई है, समानता की बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अगर आप इसी प्रस्तावना को कंप्लीट सही से कर लेते हैं तो संभावना ही रहती है कि आने वाले समय में या फिर जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं उन सभी में प्रश्न प्रस्तावना से लगभग पूछे जाते रहते हैं। ठीक, तो अगर हम एक बार फिर से पढ़ना चाहें शुरू से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, किन सब में, यानी कि समस्त भारतीय यानी कि सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, मीन्स ऐसी लोगों के अंदर मानसिकता बन जाए कि जिससे जो है हमारा भारत एक रहे और जो है अखंड भारत रहे, सुनिश्चित करने वाली बंधुता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, मीन्स संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, मीन्स इस संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 यानी कि कहा जाए तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे एक बात यह भी निर्धारित हो रही है कि संविधान हमारा कब लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से लागू हो गया था। हमने पिछले वीडियो में इसको देखा है कि कौन कौन से अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिए गए, बाकी 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूरी तरह से लागू हुआ। संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, इसको भी हमने देखा था कि 26 जनवरी किस लिए किस कारण जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आप लोगों को याद है अब तक तो कमेंट में हमें बताएं कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था, जिसको हमने पिछले वीडियो में बढ़िया से पढ़ा है। जब संविधान सभा वाला वीडियो हम देख रहे थे उसमें, तब जो है उसमें हमने कवर किया है। तो आइए देखते हैं आगे इसकी संविधान सभा की प्रस्तावना से संबंधित जो कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसमें केवल यही प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है। केवल प्रश्न अगर आप वनडे एग्जाम में देखने जाएंगे, अगर यहाँ से पूछे जाने की संभावना फिलहाल ना के बराबर है, लेकिन अगर पूछ भी लिया जाता है कभी गलती से भी, तो आप उस प्रश्न को सॉल्व करने की सिचुएशन में रहें। हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है अपना यह पूरा PDF सेट, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। संविधान सभा में जब बात हो रही थी तो वो संविधान में जो है प्रस्तावना को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, तो उसमें ये कहा, बाद में ये विवाद आया बेरुबारी मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता। मीन्स सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संविधान जो है
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः व्याख्या किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा इसमें संशोधन आधारभूत संरचना के अधीन होगा। यानी जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत था, मीन्स इसमें जो मूलभूत बातें लिखी गई हैं इससे जो है छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और इसकी इस संरचना को बरकरार रखते हुए इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस व्याख्या का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। मीन्स इसमें संशोधन किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता था, लेकिन केशवानंद भारती के केस के बाद जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब संशोधन किया जा सकता है तो इसमें संशोधन क्या कभी हुआ, इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, जिसको एक तरह से कहा जाए मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि उस 42वें संविधान संशोधन में इतने ज़्यादा परिवर्तन कर दिए गए थे कि उसको जो है मिनी संविधान कहा जाने लगा। तो उसमें कहा गया कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर उद्देशिका में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये आपको याद होना चाहिए। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, तो 1976 में किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन। किन नए शब्दों को समाहित किया गया, तो 3 नए शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे और प्रस्तावना जो है प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, अब बात की जाए उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं जिनसे प्रश्न वन लाइनर के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं, जिनको आपको जो है एकदम रटा होना चाहिए। जब आपसे कोई, अगर आप सो रहे हों और जो है अगर आप नींद में जगें और कोई आपसे आकर पूछ ले, फिर भी आपको ये तथ्य जो है याद होने ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। यह संविधान की आत्मा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। ठीक, तो ये प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को या उद्देशिका को। ठीक, के.एम. मुंशी ने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। संविधान की आत्मा वाला प्रश्न तो कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन इस प्रश्न को जो है अब तक बहुत कम बार पूछा गया है, या फिर शायद ये आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है, वनडे एग्जाम की परीक्षाओं में तो भी बहुत कम ये शायद प्रश्न पूछा भी नहीं गया है। तो इससे जो है प्रश्न आने की संभावना आने वाले समय में बिल्कुल बनी रहेगी। तो के.एम. मुंशी ने जो है इसे क्या कहा है, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, यानी हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा सकता है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका को कहा जाता है। इसको किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने कहा था। सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, यहाँ पर अल्लाद ही होगा, सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यहाँ पर सॉरी दीर्घकालिक होगा, यहाँ ये पूरी लाइन में मिस्टेक हो गया है। सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यहाँ पर दीर्घ होगा, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। शब्दों पर न जाएं, हम उसे जो है करेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले वीडियोस में इन सभी जो ये इस प्रकार की छोटी छोटी त्रुटियां दिख रही हैं, इनको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि बाद में ऐसी गलती ना हो। तो अभी तक के लिए तो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं, इस पर आप लोग केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। तो कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार है, तो इसको आप लोग याद रखिए। संविधान में हमने देखा कि 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की यानी 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, और व्यक्ति की गरिमा जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। अगर तीनों प्रकार के न्याय की बात करें तो हमने देखा था कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का हमने देखा था, उसमें जिक्र हुआ है। तो उसमें जो है जो जिक्र हुआ है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता का, व्यक्ति की गरिमा का। और इसके बाद जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता, ऐसे शब्दों का जो है उल्लेख उसमें किया गया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम देखते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो हम तैयार किए हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम को ध्यानगत रखते हुए और इसके अलावा जो अब तक पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी से कंपेयर करते हुए प्रश्न भविष्य में कैसे बन सकते हैं उन सभी को देखते हुए हमने इसे डिज़ाइन किया है। तो आप लोग जो है अगर पूरी ईमानदारी से वीडियो को अब तक समझे हैं तो आप आशा करता हूँ इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया? आपको इसमें बताना है कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन से आपके समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता। तो आप इसमें ईमानदारी से कमेंट में जो आपका आंसर हो उसे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक, क्योंकि संविधान में पहले से ही जो है उल्लेखित किया गया था लोकतांत्रिक का। और इसमें जो जोड़ा गया शब्द है वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक, ये जोड़े गए हैं बाद में और लोकतांत्रिक पहले से ही इसमें उपस्थित था, क्योंकि संविधान में जो है पहली लाइन में जब हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक का जो है इसमें वर्णन पहले ही था। ठीक, तो देखते हैं आगे। इसके आगे है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमने इतनी देर से ही पढ़ा कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन से आपके 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 22 जनवरी 1947। तो हमने देखा था कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं और 22 जनवरी 1947 को जिसको जो है संशोधित रूप में संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देशिका को स्वीकार कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्देशिका में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो इसको जो है हमने बहुत बार किया है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताएं और कमेंट में केवल इसका आंसर ही ना बताएं कि 1, 2, 3, 5 ऐसे कुछ ना बताएं उसमें, बल्कि उनके जो है किन किन किस मतलब कौन कौन से न्याय का उल्लेख किया गया है उनका नाम भी बताएं। ठीक, और अगला प्रश्न है हमारा, उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है इसके आगे उसमें। और ऑप्शन है आपके विचार, अभिव्यक्ति, शिक्षा या फिर उपासना। हमने देखा कि स्वतंत्रता 5 प्रकार की शामिल है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। ठीक, बल्कि शिक्षा उसमें शामिल नहीं है, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना ये सभी जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं, लेकिन शिक्षा शामिल नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।